जय हिंद दोस्तों, नालंदा आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो देखें कि द हिंदू में आज कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसमें से क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे। तो आज जो है सबसे पहले जो न्यूज़ आपको दिखती है वो इकोनॉमी पर आई हुई है। क्या आई है कि कोविड-19 की वजह से जो है जो प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम की वजह से गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठीक है स्पेंडिंग क्या कर दी है, कम कर दी है। अगर मैं 2021 की बात करूं और उसके फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं तो गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि 18% जो फ्रेश प्रोजेक्ट हैं उस पर जो है उसका इन्वेस्टमेंट कम हो गया। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में जो है 77 पॉइंट का जो है मतलब कि गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम हो गया है, डिप मार गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी में देखें तो यहाँ पर क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ा है, लेकिन फिर वही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कम हुआ है, इरिगेशन की बात करें तो कम हुआ है। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो 41.65 जो टोटल जो है उसमें कमी देखने को मिली है लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में हम देखें इस क्वार्टर को तो राइट। तो अब सवाल ये आता है कि जब गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट कम करती है तो क्या होता है। तो देखो जी, जैसे ही गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट कम करेगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन जो है क्या हो जाएगा, कम होगा। और जैसे ही प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, टोटल डिमांड क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड बोले, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बोले, टोटल डिमांड बोले कंट्री की जो है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। जैसे ही वो कम मतलब कि हो जाएगी तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट जो है जॉब पे पड़ेगा। ठीक है, कि जॉब्स भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, तो लेस जॉब्स हो जाएंगी राइट। उसके बाद हम देखें और क्या हो जाएगा, तो फिर आपका जीडीपी भी जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर प्रोडक्शन जो है कम होता है तो डिमांड भी कम होता है, डिमांड कम होता है तो जॉब्स भी कम होती हैं, जॉब्स कम होती हैं तो फिर जो है आपका क्या होता है कि जीडीपी भी कम हो जाती है। तो आई होप आपको जो है इन्वेस्टमेंट का ये पूरा जो सिस्टम जो है समझ में आ रहा होगा कि इसीलिए हर गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। अगर मैं देखूं इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि दो तरह से होती है, एक तो गवर्नमेंट खुद करती है, दूसरा जो है एफडीआई के थ्रू, जो मतलब फॉरेन कंट्रीज के थ्रू जो है हमें इन्वेस्टमेंट मिलता है। और वहाँ भी 95.4% का जो है कमी देखने को मिली है राइट। तो हम जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेवल से जो है हमें क्या हो रहा है, चैलेंज मिल रहा है। और अब गवर्नमेंट के सामने ये चैलेंज है कि इस सिचुएशन से वो कैसे निकले, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगा, जॉब्स कम होंगी और जीडीपी भी कम हो जाएगी। ओके, अब एक सवाल है आपके सामने, वो ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो क्या होता है। तो ए है ऑप्शन, इट विल हेल्प टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड, यानी एडी बढ़ जाता है। बी है इट विल लेड टू डिक्रीज एग्रीगेट डिमांड, ठीक, उसका अपोजिट। इट विल रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इट विल डिक्रीजेज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन अगर ध्यान दें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जरा इस पर ध्यान दें। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाता है, वो भी बढ़ेगा राइट। तो ये बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा जो बिल्कुल उल्टा लिखा है, डिक्रीज नहीं, ये तो तब होगा ना जैसे यहाँ पर था आपका न्यूज़ आई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में या इन्वेस्टमेंट जो है टोटली कम हो गया तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड कम हो गया। लेकिन यहाँ तो हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ जॉब्स भी कम होगी नहीं, मैंने आपको बताया था कि अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो जॉब्स क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा तो जॉब्स कम होंगी, ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है तो जॉब्स क्या हो जाएंगी, बढ़ेंगी, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन दोनों में क्या आ रहा है, नेगेटिव की बात हो रही है, तो इसलिए ऐसा ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग हैं, ठीक है। एनीवे, फिर ये भी जो है फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ है, सिक्किम के बारे में बात हो रही है। कह रहे हैं कि सिक्किम जो है वो बहुत ही छोटा स्टेट है, आपको पता ही है। अगर इंडिया की टोटल एरिया की बात करें तो 1% जो है लैंड मास है इसका जी। लेकिन अगर आप जो हैं फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो इंडिया का 27% जो है वो सिक्किम में है। कितनी बड़ी बात है। नहीं, अगर उसको परसेंटेज हटा के नंबर पे लेकर आए तो अगर टोटल जो है 18,004 स्पीसीज हैं तो उसमें से 4,912 स्पीसीज जो हैं वो अकेले सिक्किम में पाई जाती हैं। तो ये बड़ी बात है राइट। और आपको पता है सिक्किम में जो है क्या है, कंचनजंगा बायोस्फीयर है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा ये बता रहे हैं कि जो सिक्किम जो है वो 40% जो इंडिया में ऑर्चिड स्पीसीज जो मिलती हैं उसका 40% कहाँ मिलता है, सिक्किम में मिलता है। इसके अलावा 36 स्पीसीज जो हैं वो रोडोडेंड्रॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोडोडेंड्रॉन ये यूपीएससी कितनी बार पूछ भी चुका है, तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि इस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। तो वो भी यहीं मिल रही हैं आपकी। तो चाहे और भी बात करें, ओक की स्पीसीज की बात करें, सारी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा सिक्किम में मिल रही है। तो सिक्किम जो है इस मामले में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपने। तो चलिए अब देखें इसके बेस पर क्वेश्चन क्या आता है। तो देखें सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ सिक्किम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज द हाईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन द कंट्री। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज द पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट इन 2016, जो कि इसमें ऐड किया गया होगा। एंड थर्ड स्टेटमेंट है इट इज इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अब आपको बताने तीनों में से कौन कौन से सही है। अगर फर्स्ट और सेकंड सही है तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। अगर सेकंड और थर्ड सही है तो आंसर क्या होगा, बी होगा। और अगर फर्स्ट और थर्ड सही है तो आंसर क्या होगा, सी होगा। और अगर तीनों सही है तो आंसर क्या होगा, डी होगा। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका आंसर जो है वो क्या है, डी है। तो जरा देखें, ये हाईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपका जो है वर्ल्ड के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें इसका नाम आता है, ठीक है। फिर दूसरा इन्होंने बताया कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसका नाम आता है, 2016 में ऐड हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। फिर ये इंडिया का पहला मिक्स हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये मिक्स क्यों, क्योंकि इसमें जो है एक तो आपका जो है ये नेचुरल है, ये तो आप देख ही रहे हैं, और दूसरा क्या है, कल्चर, ठीक है। तो ये इसमें ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, ऐड हो गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो आंसर डी है इसका, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब क्या हुआ कि कंधार जो कॉन्सुलेट है हमारा, वहाँ से इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं और जो नॉन डिप्लोमेट्स सिटीजन्स हैं उनको जो है बुला लिया गया है। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि अफगानिस्तान से यूएस जो है वो अपनी फोर्सेस वापस बुला रहा है। अब अमेरिका के वहाँ से निकलने की वजह से जो है तालिबान जो है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर क्या हो रहा है, डोमिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें और बाकी लोगों को भी सिक्योरिटी थ्रेट आ रहे हैं। तो अफगानिस्तान काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, राइट। तो अफगानिस्तान से बॉर्डर कौन कौन से कंट्रीज के लगते हैं जरा देखें। एक लग रहा है तुर्कमेनिस्तान का, एक लग रहा है उज्बेकिस्तान का, एक है तजाकिस्तान का, चाइना का भी है, जरा ये देखिए, ये चाइना यहाँ से ऐसा लग रहा है, ठीक है। एंड देन पाकिस्तान तो है ही, क्लियर है। और एक और है, वो है ईरान, ठीक है। तो ये इन कंट्रीज के बॉर्डर लग रहे हैं। तो अब आपको से जो है एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट शेयर बॉर्डर विद अफगानिस्तान। तो आपको बताना है तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, अभी मैंने आपको बताया। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान, क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, चाइना है, पाकिस्तान है, ठीक है, लेकिन किर्गिस्तान नहीं है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ठीक है, किर्गिस्तान, यानी कि बी। फिर एक इकोनॉमी सेक्शन से न्यूज़ है कि खरीफ जो मतलब कि जो प्लांटिंग है वो कम हुई है, क्योंकि इस बार जो है मानसून थोड़ा मतलब कि कम आया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खरीफ क्रॉप्स की बात की जा रही है इसमें, ठीक है, ये बार बार बता रहे हैं, ठीक है, राइट। और ये आप देख रहे हैं कि ये पैडी जो है ये बो रहे हैं, राइट। तो पैडी से क्या मतलब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब चावल को जो है खेतों में हम मतलब कि उगाते हैं, उसको बोते हैं, उसको काटते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पैडी। और ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, धान बोलते हैं, राइट। फिर जो चावल जो है जब हम इसको मतलब कि उसमें छिलके वगैरह निकाल लेते हैं और उसको वो पकाने के लिए रेडी होता है, ठीक है, तो जो कच्चा चावल जो इसको हम बोलते हैं तो वो है आपका जो है चावल, राइट। उसके बाद तीसरा क्या होता है, जब वो उस खाना वो पक जाता है, चावल जो पक जाता है तो उसको बोलते हैं भात, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब चलिए देखें खरीफ और रबी क्रॉप्स में क्या डिफरेंस है, जल्दी से इसको देखें। तो खरीफ जो है इसे मानसून क्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि इसको मानसून क्रॉप्स बोलते हैं तो ये रेनी सीजन के बिगिनिंग से जो है इसको इसमें बोया जाता है, और अभी आपको पता है मानसून सीजन है तो इसीलिए ये पैडी जो है बो रहे हैं। तो फिगर जो है, ये जो पिक्चर जो है काफ़ी कुछ बता रहा है। वहीं रबी क्रॉप्स है बिल्कुल उसका उल्टा है। ये क्या होता है, ये जो है बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, विंटर क्रॉप्स। जब विंटर क्रॉप्स जो है, विंटर सीजन जो है जब शुरू होता है तब जाकर जो है हम रबी क्रॉप जो है क्या करते हैं, बोते हैं,
ठीक है जी, आगे बढ़ें। दूसरी बात देखें, खरीफ क्रॉप जो है इसको काफी पानी चाहिए होता है। आप देख रहे हो पानी आपको दिख रहा होगा, तभी तो मानसून के वजह तो होता है। तो ये तो दोनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहीं रबी क्रॉप्स को जो है इतना पानी नहीं चाहिए होता है, वार्म क्लाइमेट थोड़ा चाहिए होता है, ठीक है, और ग्रोथ करने के लिए कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है। एनीवे खरीफ के लिए जो है, जब उसकी फ्लावरिंग होती है उसके, तो उसके लिए जो है मतलब कि छोटे दिन चाहिए होते हैं, राइट। वहीं रबी के लिए जो है क्या होते हैं, लंबे दिन चाहिए होते हैं फ्लावरिंग के लिए जी। आगे बढ़े। ये जो खरीफ क्रॉप्स है इसे मतलब कि कब काटते हैं इसे, क्योंकि अभी बोया है तो इसे सितंबर अक्टूबर में काटेंगे। हार्वेस्टिंग इसकी जो है सितंबर अक्टूबर में होगी। वहीं जो रबी क्रॉप्स है इसकी मार्च अप्रैल में होती है, राइट। और इसीलिए जब हम गर्मी की छुट्टियों में जो है गांव की तरफ जाते हैं तो रेलगाड़ी से हमें जब खेत जो वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ हम जो है रबी क्रॉप्स की फसल लोग जो है काटते हुए दिख जाते हैं। तो रबी क्रॉप से पहले खरीफ की बात करें तो खरीफ में कौन सा आता है, राइस, कॉटन, बाजरा, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये इसमें आते हैं। वहीं रबी में क्या क्या आता है, वीट, मस्टर्ड, बार्ले, ग्राम, ठीक है, चना, पीस, मटर, ओट्स, ये इसके हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसी के रिगार्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज और आर खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि भाई कौन कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड अगर है तो आंसर ए होगा। अगर जो है कॉटन, बाजरा, मस्टर्ड तीनों है तो आंसर बी होगा। अगर जो है कॉटन को हटाते हैं बाजरा मस्टर्ड बार्ले तो आंसर सी होगा। और अगर चारों हैं तो फिर क्या होगा, डी होगा। अब आपको बताना है कि कौन सा आंसर है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, ठीक है। अभी हमने देखा कि खरीफ में क्या आता है, राइस और कॉटन आता है, ठीक है। तो आपका राइस और कॉटन, राइट। फिर एक क्या आता है, बाजरा आता है, तो ये देखें बाजरा आ गया। पर जो मस्टर्ड और जो बार्ले है ये आपका कहाँ से आ रहा है, रबी क्रॉप्स में आ रहा है। तो आंसर जो है क्या होगा, वो ए होगा। अब एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर जो है एक आपकी जो आर्टिकल आया हुआ है, तो जरा देखें ये क्या है। तो प्रशांत भूषण जी जो है आपको पता है कि काफ़ी बड़े वकील हैं। इन्होंने जो है भीमा कोरेगांव केस की बात की है। इसमें क्या हुआ कि कई लोगों को जो है इस मतलब वायलेंस में जो है लोगों को अरेस्ट किया गया, राइट। तो इनका ये कहना है कि इसके वजह से जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी थ्रेट पहुंचा है, रूल ऑफ लॉ को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, राइट। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ कहता है तो गवर्नमेंट उसको जो है जेल में डाल देती है। तो सीधा सीधे जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो खतरे में होता है, उसके ऊपर रोक लग रही है। तो अब जरा थोड़ा सा देखें भीमा कोरेगांव केस क्या था। तो एक्चुअली क्या है, 1818 में, ठीक है, आपकी लड़ाई हुई, ठीक है। किसके बीच में, वो लड़ाई हुई पेशवा, ठीक है, और ब्रिटिश फोर्स के बीच में, ठीक है जी, क्लियर है। तो ब्रिटिश फोर्स और पेशवा फोर्स के बीच में लड़ाई हुई जिसमें ब्रिटिश जीते, राइट। और ब्रिटिश की फोर्स में जो है आपके कई सारे जो है महार सोल्जर्स थे। और जो महार जो होते हैं वो महाराष्ट्र के जो है लो कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम होता है जिसमें जो है जो ब्राह्मण जो होते हैं वो मतलब कि सबसे ऊपर होते हैं, उसके बाद क्षत्रिय को रखा जाता है, फिर वैश्य को रखा जाता है, और देन लास्ट में आपके आते हैं दलित यानी कि शूद्र आते हैं, ठीक है, राइट। तो शूद्रस को जो है फाइटिंग के लिए अच्छा नहीं माना जाता, फाइटिंग के लिए क्षत्रियस को माना जाता है, ब्राह्मणों को रखा जाता है। और पेशवा जो है आपको पता है कि वो महाराष्ट्र के ब्राह्मण फैमिली से आते थे, ठीक है। और ब्रिटिश की फोर्स में जो है काफ़ी सारे जो है दलित यानी कि शूद्र लोग थे, जैसे कि महार कम्युनिटी के लोग थे, लेकिन फिर भी वो जीते। तो इससे आपको पता चलता है कि कास्ट सिस्टम का जो है मतलब कि कोई लेना देना नहीं है इसे, मतलब इस मामले में ये टोटली जो है इररेलेवेंट थ्योरी है, राइट। तो ये हमें जो वॉर जो है ये बताता है। तो महार कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी के लिए जो है ये वॉर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से जो है हमारी फोर्स ने जो है मतलब अपर कास्ट के फोर्स को हराया, ठीक है। अब आ जाइए आगे 200 साल बाद, यानी कि 1818 से, ठीक है, 2018 में जो है जब 200 साल पूरे हुए तो इन लोगों ने जो है उसको काफ़ी सेलिब्रेट किया, महार कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी ने जो है, राइट। और इसी बीच में एक बात आपको बता दूं कि 1927 में अंबेडकर जी भी जो है इस जगह गए थे और उन्होंने इसको विजिट किया था, ठीक है, राइट। देन आ जाए 2018 में, तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, 200 साल पूरे हुए तो एक बड़ा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ वायलेंस हो गया क्योंकि जो आपका भीमा कोरेगांव जो है ये पुणे में पड़ता है, और आपको पता पेशवा भी पुणे से थे। तो वहाँ पर जो अपर कास्ट हैं और जो लोअर कास्ट हैं इनके आपस में क्लैश हो गया, जिसकी वजह से वायलेंस हुई, और उस वायलेंस की वजह से जो है काफ़ी जो लोग थे उनको अरेस्ट किया गया, ठीक है जी, ये केस था। अब जरा देखें, अब कुछ लोगों का ये मानना है कि जो अरेस्ट किया गया इसमें जो है एक तरफा अरेस्ट हुआ,
राइट। वायलेंस में या तो अगर होगा तो दोनों लोग शामिल होंगे, तो दोनों को होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा था। फिर एक साहब और हैं जिनका नाम है स्टेन स्वामी। ये झारखंड के जो है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, सॉरी, क्योंकि इनकी जो 5 जुलाई अभी जो है इनकी डेथ हो गई 2021 में, राइट। और क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे थे। तो इनका ये कहना था कि भाई गवर्नमेंट ने इस तरीके से पूरा माहौल क्रिएट कर दिया है कि जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है, तो एक 83 इयर्स ओल्ड पर्सन से गवर्नमेंट को इतना खतरा हो गया, ठीक है। और वो 83 ईयर ओल्ड पर्सन जिसको जो है पार्किंसन की जो है बीमारी है, और इस बीमारी की वजह से जो है इनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये बार बार जो है बेल के लिए अप्लाई कर रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट जो है इनकी बेल को जो है क्या करता, रिजेक्ट कर रहा था, एंड देन फाइनली इनकी डेथ हो गई। सबसे दुख की बात ये है कि एनआईए जिन्होंने मतलब कि इनको जो है अरेस्ट किया था, वो सही एविडेंस भी नहीं दे पाई, ठीक है। और उस एविडेंस ना होने की वजह से जो है वो केस आगे चल नहीं पा रहा था, और ये इसलिए अंडर ट्रायल चल रहे थे, लंबे समय से चल रहे थे, ठीक है। अब लोगों का ये कहना है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का ये कहना है कि जब इनके खिलाफ सही सबूत नहीं थे तो इन्हें अरेस्ट ही क्यों किया गया, और अगर खिलाफ इनके सबूत थे तो वो दिखाना चाहिए था, फिर अंडर ट्रायल क्यों था ये, फिर इनको जो है वो सबूत पेश करके इनको सजा मिलनी चाहिए थी। बट वो जो है सही सबूत ढंग से पेश नहीं हुए, तो इसका मतलब शायद वो सबूत थे ही नहीं या प्लांटेड थे, वट एवर जो भी है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भीमा कोरेगांव, ये 2 इंसिडेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब आपको पता ही होगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो है हमें राइट देता है, बट ये राइट क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। आर्टिकल 19 की क्लॉज 2 में जो है इन एक्सेप्शंस की बात की गई है कि भाई ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, आपके ऊपर जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो कौन कौन सा रेस्ट्रिक्शन है कि भाई अगर स्टेट की सिक्योरिटी के खिलाफ आप जो है नहीं बोलेंगे, ठीक है। इंडिया के जो फ्रेंडली रिलेशन जिन कंट्रीज के साथ, उनके खिलाफ आप नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि भाई हमारे फ्रेंडली नेशंस के साथ हमारे रिलेशन खराब हो जाए, पब्लिक ऑर्डर खराब ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है कि आपके बोलने की वजह से पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिसेंसी और मॉरलिटी के अगेंस्ट आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट आप नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए। अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर आपकी ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो राइट है, फंडामेंटल राइट जो है, ये आपका जो है नहीं माना जाएगा। आप किसी के डिफेमेशन जो है नहीं करेंगे, मानहानि नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे कि कोई अपराध बढ़े, तो इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट नोटिस जो है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसके अगेंस्ट आप कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो राइट है, इसके ऊपर जो है ये रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। एनीवे, 5th क्वेश्चन आपका आपके सामने है। अ बैटल वाज फॉट इन भीमा कोरेगांव बिटवीन, अब आपको बताना है कि किस किस के बीच में भीमा कोरेगांव की फाइट हुई थी, ब्रिटिश और मुगल्स के बीच में। अगर ऑप्शन ए है तो, ऑप्शन बी अगर है तो पेशवा फोर्सेस और मुगल के बीच में हुई थी, अगर आंसर सी है तो द ब्रिटिश और पेशवा फोर्सेस के बीच में हुई थी, और अगर आंसर डी है तो द ब्रिटिश एंड राजपूत फोर्सेस के बीच में थी। आपको बताने का आंसर क्या होगा, तो आंसर मैंने अभी बताया, ब्रिटिश और पेशवा फोर्सेस के बीच में हुई थी। अब ये देखना है, एक क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिया था, एंड 2-3 बच्चों ने ही जो इसका जवाब दिया, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इसमें क्या करें, पार्टिसिपेट करें और आंसर दें। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस आर ऑन द आर्टिकल 19 ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया? पहला है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब आपको पता है ये रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं, आपको बताना है। दूसरा डिसेंसी एंड मोरालिटी, तीसरा बताना है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, फोर्थ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फिफ्थ है डिफेमेशन, ठीक है। तो आपको बताना है कौन कौन सा रेस्ट्रिक्शन लगे। अगर सेकंड नहीं है तो 1, 3, 4, 5 है, तो ऑप्शन ये होगा। अगर डिफेमेशन नहीं है तो ऑप्शन फिर बी करेक्ट होगा, ओनली 1, 2, 3, 4। और अगर सिर्फ 1, 3 एंड 4 है तो आंसर सी होगा, और अगर आपको लगता है पांचों रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं तो आंसर डी होगा। तो इसका जवाब आप लोगों ने अपने कमेंट बॉक्स में जो है हमारे चैनल के उसमें देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने जो है प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, तो अगर आप 120 प्लस का टारगेट लेना चाहते हैं, ठीक है, और नालंदा की जो टेस्ट सीरीज़ है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से होती है। आपको मैंने बताया था 1+1 स्ट्रेटेजी से होती है, ठीक है। फिर पहले बेसिक टेस्ट होता है, फिर आपका जो है मिडिल लेवल का टेस्ट होता है, एवरेज टेस्ट होता है, एंड देन फिर एडवांस लेवल का टेस्ट होता है। तो अगर आप इस तरह का टेस्ट देना चाहते हैं तो इससे जो है आपका स्कोर काफ़ी बढ़ेगा, राइट। तो इसके लिए आप हमारे इन नंबर पे फ़ोन करके जो है हमारे जो है इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आरपीएससी की वैकेंसी निकलने वाली है, तो इसके लिए अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए हो, लाइव टेस्ट चाहिए हो, पीडीएफ नोट चाहिए हो, तो आप हमें जो है इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देन आंसर राइटिंग की मैं बात करूँ
तो आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे यहाँ पर क्या है कि रोज़ आपको 2 आंसर लिखने हैं हफ्ते में 5 दिन का, ठीक है, और उसको आपको जो है मॉनिटर भी किया जाएगा। एक टॉपिक जो स्टैटिक होगा, एक करंट होगा, और हफ्ते में जो है एक आपको ऐसे राइटिंग का भी टॉपिक मिलेगा। तो अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे, ठीक है, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे फ़ोन करके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से क्या करें, शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो को देखने का फ़ायदा मिले। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।